दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ऋग्वैदिक कालीन भारत था उस समय जो राजनीतिक अवस्था था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था या फिर जो धार्मिक अवस्था था उसके बारे में हम लोग को बताना, उसका वर्णन करना है। अगर हम लोग बात करें तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और 1750 ईसा पूर्व के बाद जो है 1500 ईसा पूर्व तक कुछ भी कोई भी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था। ठीक है, मतलब बीच में 200 ईसा पूर्व तक जो है वो गैप था। तो ये जो समय था उसके बाद से जब 1500 ईसा पूर्व हुआ उसके ऋग्वैदिक काल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, जो आपका कब तक चला था तो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला था। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका ऋग्वैदिक कालीन जिसको पूर्व वैदिक भी कहा जाता है, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक कालीन। ठीक है, तो दोनों को बांटा गया है दो अलग अलग भागों में। तो दोनों को हम लोग अलग अलग जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो उत्तर वैदिक कालीन आएगा जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो ये आपका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये आप किसके बारे में समय देख रहे हैं तो ऋग्वैदिक कालीन के बारे में। आज हम लोग जो जानेंगे वो है ऋग्वैदिक कालीन के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था कैसा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, साथ ही में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छे से आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये क्या है तो समय। ठीक है, इस पर आप से 600 ईसा पूर्व हम लोग किसको जानेंगे जब हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात का आप लोग ध्यान जरूर रखें कि जो भी हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे सेम उसका सारा उल्टा क्या किस में होगा तो उत्तर वैदिक काल में होगा। अगर यहाँ पर हम कुछ भी पढ़े उसका उल्टा कहाँ होगा ऋग्वैदिक काल में। अगर महिलाओं की स्थिति यहाँ पर अच्छी होगी तो वहाँ पर जाके दयनीय हो जाएगी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें जो है इसी ऋग्वैदिक काल में जो अच्छी थी वो वहाँ पर जाके खराब होता दिखता है। ठीक है, मतलब उल्टा होता दिखता है कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो आप अगर इसको पढ़ते तो आप जरूर उसको भी पढ़ें, तभी आप दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या लिखा है कि ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास का प्रारंभिक वैदिक काल माना जाता है। इसको प्रारंभिक जो भारत का प्रारंभिक वैदिक काल है इसी को माना जाता है ऋग्वैदिक काल को। इस काल का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों ऋग्वेद जो है इसका मुख्य स्रोत है। 4 वेदों का निर्माण किया गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो चारों वेदों का निर्माण किया गया जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या बोला जाए, जो ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह काल भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास का प्रारंभिक चरण था। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ये जो काल है वो भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास का प्रारंभिक चरण था। इस काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं स्थापित की। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे भारत में, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि यहीं के लोग थे, स्थानीय लोग थे। तो दोनों चीज़ों में मतभेद है। ठीक है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय लोग थे और कई बार ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से मध्य एशिया से लोग आए थे, आर्य लोग आए थे जो भारत में आए और भारत में अपनी सभ्यता विकसित की, वैदिक सभ्यता को विकसित किया गया। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग आगे समझते क्या लिखा है कि ऋग्वैदिक काल की अवस्थाओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। जो ऋग्वैदिक काल है उसकी अवस्थाओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राजनीतिक अवस्था क्या था, सामाजिक अवस्था क्या था, आर्थिक अवस्था क्या था, धार्मिक अवस्था क्या। तो उसी तरह से इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। चारों क्या आपका राजनीतिक अवस्था है, सामाजिक अवस्था है, आर्थिक अवस्था है और धार्मिक अवस्था है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में किस तरह की अवस्थाएं थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो जिसको 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। चारों का यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको जानेंगे। क्या लिखा है कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक अवस्था को जानते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में शासन प्रणाली सरल थी और राजतंत्र का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ था। इस काल में प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं निम्नलिखित थे। क्या बोला जाए, समझते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट को। क्या लिखा है कि जन और जनपद की व्यवस्था। जन और जनपद की व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो आर्यों का समाज जन में बटा हुआ था। जन का मतलब क्या है कि कबीला। पहले के समय क्या होता था, उस समय जब ऋग्वैदिक काल का समय चल रहा था उस समय लोग कैसे रहते थे, कबीलों में रहते थे। और जो कबीला होता था उसको जन कहा जाता था। मतलब कबीला जो है छोटा होता था उसको जन कहा जाता था। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे जाके ये पहले ये जन है, फिर वो हो जाएगा जनपद। ठीक है, फिर वो हो जाएगा महाजनपद। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, वही लिखा है कि आर्यों का समाज जन में बटा हुआ था, मतलब कबीलों में बटा हुआ था। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है
कि प्रत्येक जन का एक मुखिया होता था जिसे राजन कहा जाता था, और प्रत्येक जन मतलब प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जिसको राजन कहा जाता था। ठीक है, मुख्य रूप से 5 प्रमुख जनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्या बोला जा रहा है कि जो मुख्य रूप से 5 प्रमुख जनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। किसका? तो पुरु, यदु, तुर्वंशु, अनु और दृढ़यु। तो इन पांचों प्रमुख जनों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेदिक काल में। पुरु का मतलब क्या है? यही पुरु जो आगे चल के कुरु थे। ठीक है, मतलब कुरु हुए। यदु को तो आप लोग जानते हैं, यदुवंशी, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में। फिर तीसरा है तुवर्सु, इसका ज़्यादा विस्तार नहीं है। ठीक है, मतलब कई जगहों पर इसका मतलब ये कम चर्चित था, ऐसा आप समझिए। अनु का मतलब क्या है? चौथा जो है वो अनु है। ठीक है, तो अनु क्या है? तो ये जो जन था वो कहाँ रहता था? तो ये मुख्य रूप से पंजाब और पंजाब के आसपास क्षेत्रों में रहते थे, या फिर जो हरियाणा का क्षेत्र उधर रहा करते थे। ठीक है, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जो इनके वंशज है बाद में किधर चले गए? तो गांधार चले गए थे। गांधार मतलब अफगानिस्तान में बसे हुए। और पांचवा जो लिखा हुआ है द्रेहयु, वो क्या? ये कि कहाँ रहते थे? तो आज के पाकिस्तान क्षेत्रों में ये रहता था। ठीक है, मतलब आज जो पाकिस्तान है उन क्षेत्रों में इसका बसाव था, वहाँ रहते थे। तो ये पांचों के पांचों क्या बोला जा रहा है कि मुख्य रूप से 5 प्रमुख जनों में इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये जो जन है या फिर जो कबीला है उसका 5 प्रमुख जन है, 5 कबीला जिसके बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो ये सारे आपके ये पांचों हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। और दूसरा पॉइंट है राजा का स्थान और शक्तियाँ। जैसा कि बताया जा रहा है कि सभी कबीले जो ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, एक कबीला होता था जिसको जन कहा जाता था, और सभी कबीलों में एक राजा होता था जिसको राजन कहा जाता था। ठीक है, तो राजा का स्थान क्या था और उसकी शक्तियाँ क्या थी उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो राजा का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि उसे सभा और समिति द्वारा चुना जाता था। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे, हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आप जो भी देखेंगे उत्तर वैदिक काल में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब उत्तर वैदिक काल में लगभग सभी चीज़ें इसके उल्टा दिखाई पड़ेंगे आपको। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे आप वहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। आगे लिखा है कि बल्कि उसे सभा और समिति द्वारा चुना जाता था। जो राजन था उसको सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था। आगे लिखा है कि राजा का मुख्य कार्य युद्ध में अपने लोगों की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना और यज्ञों का आयोजन करना था। राजा का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? तो युद्ध में अपने लोगों की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना और यज्ञों का आयोजन करना, ये किसका काम था? तो राजा का काम था। अगला पॉइंट लिखा है कि वह सर्वशक्तिमान नहीं था और उसकी शक्ति पर सभा और समिति जैसी संस्थाएं नियंत्रित रखती थी। क्या बोला जा रहा है कि वो राजा तो था, लेकिन राजा के जैसा उसके पास शक्ति नहीं था। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे कि कोई राजा हो गया, जैसे आप मौर्य साम्राज्य कोई राजा को समझ लीजिए, जैसे कि बिंदुसार हो गया। ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। या उसके पास कैसे शक्ति होता था कि जितना बड़ा साम्राज्य है वो जो केंद्रीकृत शासन होता था, मतलब पूरे केंद्र पर राजा वही होता था और सभी साम्राज्य पर, पूरे केंद्र पर एक राजा का अधिकार होता था। तो उसको बोलते हैं पूर्ण अधिकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पर जो इस समय राजा का शक्ति होता था वो कैसा होता था? तो सीमित होता था। और उन राजाओं की शक्तियों पर किसका हस्तक्षेप होता था या फिर अधिकार होता था? तो सभा और समिति जैसी संस्थाएं नियंत्रित करती थी उनकी शक्तियों को, राजा के शक्तियों को। मतलब राजा पूर्णतः अपनी तरह से नियम या फिर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता है, कर नहीं वसूल कर सकता है, या फिर कोई भी मान लीजिए कोई फैसला सुनाना है तो वो सिर्फ अपने तरह से फैसला नहीं सुना सकता। तो इस तरह से उसमें बंदिश था ऋग्वैदिक काल में। मतलब सभा और समिति जो थी वो लोग इन राजा के शक्तियों को नियंत्रित करते थे, रखते थे। ठीक है, मतलब राजा जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं था। राजा के पास शक्तियाँ सीमित थी, वो कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता था। सभा और समिति उसकी शक्तियों को नियंत्रित करते थे। इस तरह से आप समझिए। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है प्रशासनिक व्यवस्था। उस समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आइए समझते हैं। तो राजा के अधीन एक पुरोहित होता था जो यज्ञ आदि करवाने में मदद करता था। क्या बोला जा रहा है कि राजा के अधीन एक पुरोहित होता था जो यज्ञ आदि कराने में मदद करता था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि सेना का प्रमुख सेनानी और प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीण जैसी संस्थाएं थी। सेना का प्रमुख कौन था? तो सेनानी था। और प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीणी जैसी संस्थाएं थी। जो ग्रामीणी था वो एक संस्था था। ठीक है, क्या करता था? ये इन चीज़ों को देखने का काम करता था। फिर अगला पॉइंट लिखा है कर व्यवस्था बहुत विकसित नहीं थी। राजा को केवल बलि मिलता था। बलि का मतलब क्या है? तो जो स्वेच्छा से कर दिया जाता हो, मतलब अगर हमको इच्छा है तो हम जो अपने हिसाब से आपको कर दे दे, राजा को कर दे दे, वही मिलता था। अगर कर नहीं मिलेगा, मान लीजिए कोई भी राजा है उसके पास संपत्ति ना हो, धन ना हो, तो वो शासन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता।
साथ ही में उस समय कैसा था, तो उसके पास धन नहीं था, उसके पास पूरी शक्ति नहीं था, उसके पास कुछ भी करने के लिए जो शक्ति होता है, जो पावर होता है वो नहीं था। मान लीजिए हमको कोई नियम लागू करना है तो वो नहीं कर सकते अकेले। मान लीजिए हमको कोई फैसला देना है तो वो नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई कर लेना है तभी तो जाके सेना रख सकते हैं, अपने प्रजा को विकसित कर सकते हैं, या फिर जो हमारा क्षेत्र है उसको विकसित कर सकते हैं, कर आएगा तभी। तो उस समय जो ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ना कर सिस्टम था, ना ही फैसला लेने के लिए अकेले राजा जिम्मेदार था, ना ही चीज़ों को या फिर जो अपना प्रजा या फिर जो कबीला है उसको देखने के लिए अकेले राजा जिम्मेदार था। उसके लिए सभा और समिति होती थी जो राजा की शक्तियों को नियंत्रित करता था। ठीक है। चौथा पॉइंट है युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था। युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो इस काल में कबीले आपस में युद्ध करते थे जिन्हें संग्राम कहा जाता था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इस काल में कबीले आपस में युद्ध करते थे जिन्हें संग्राम कहा जाता था। आपस में लोग युद्ध करते थे कबीलों में और उसको संग्राम कहा जाता था। तो अगला पॉइंट लिखा है कि युद्ध रथों और घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। युद्ध में रथों और घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट लिखा है कि दस्यु नामक अस्थायी कबीलों के साथ संघर्ष चलता रहता था जिन्हें आर्य सभ्य मानते थे। एक दस्यु नामक कबीला था जिसको आर्य लोग उसको असभ्य मानते थे और उसके साथ जो है इसका युद्ध चलता रहता था, किसका, आर्यों का। फिर आगे हम लोग समझते हैं ऋग्वैदिक कालीन की सामाजिक अवस्था को। ये तो हमारा हो गया क्या, राजनीतिक अवस्था की, राजनीति कैसा था, वहाँ पर जो राजा था उसकी शक्तियाँ कैसी थी। शक्तियाँ जो थी सीमित थी, संस्थाएं और सभा मिलकर राजा की शक्तियों को नियंत्रित करते थे, वो अकेले फैसला नहीं ले सकते थे। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया। आगे हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक काल की सामाजिक अवस्था को, कि सामाजिक अवस्था उस समय कैसी थी। ठीक है, क्या लिखा है कि ऋग्वैदिक समाज एक सरल और सामूहिक जीवन शैली पर आधारित था। इसमें स्त्री पुरुष समानता और पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण थे। क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में समाज एक सरल सामूहिक जीवन शैली पर आधारित था और इसमें स्त्री और पुरुष समानता और परिवार मूल्य महत्वपूर्ण थे। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों समान थे और पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण था। सबसे पहला इसमें पॉइंट हम लोग जाने कि परिवार और समाज की संरचना। परिवार और समाज की संरचना उस टाइम कैसे थी उसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट है कि परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई थी और पिता को घर का मुखिया माना जाता था। उस समय क्या है, तो पिता को मुखिया माना जाता था। जैसे कि हमने देखा पिता मुखिया हो, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्त्रियों को सभी चीज़ों में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, मतलब वे घर को भी संभाल सकती हैं, अनुष्ठानों में जा सकती है, सभाओं में जा सकती है। तो इस सब चीज़ों के लिए महिलाओं को अधिकार था। जब इसी को हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो इन सब अधिकारों से वो वंचित हो जाएंगी महिलाएं और उनका जो दशा है वो दयनीय हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उल्टा वहाँ पर दिखेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है गृहस्थ जीवन का बड़ा महत्व था और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। गृहस्थ जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण था और जो जैसे कि आज दो भाई हो गए तो दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो था कि पूरा परिवार, संयुक्त परिवार पर लोग भरोसा करते थे और पूरा जो परिवार है वो एक साथ ही रहा करते थे। मान लीजिए 4 भाई है और चारों भाइयों का जो बेटा हो वो लोग भी साथ में ही रहा करते थे। इस समय उस टाइम जो है इस तरह का संयुक्त परिवार प्रथा चलता था, प्रचलित था। फिर अगला पॉइंट लिखा है कि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। क्या बोला जा रहा है कि पितृसत्तात्मक समाज तो था, लेकिन उस टाइम क्या था, तो महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। मतलब कई सभाओं में या फिर जो अनुष्ठान या फिर जो यज्ञ होते हैं उन सब चीज़ों में शिक्षा में भाग लेने का अधिकार किनको था, तो महिलाओं को भी था। दूसरा जो पॉइंट है वो स्त्रियों की स्थिति। उस समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी उसको समझते हैं। तो स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी और गर्गी तथा मैत्री जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। क्या बोला जा रहा है कि जो गर्गी या फिर जो मैत्री है, जो विदेशी महिलाएं थी उसका उल्लेख मिलता है। इनको विदेशी महिला कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही शिक्षित होती थी और सभाओं में भाग लेती थी, समितियों में भाग लेने का ये काम करती थी। अगला पॉइंट लिखा है कि स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, जिसमें कन्या अपनी पसंद के वर का चयन करती थी। स्वयंवर का जो प्रथा है वो प्रचलित था उस समय, किसमें, ऋग्वैदिक काल में, जिसमें कन्या अपनी पसंद के वर चयन कर सकती थी। फिर लिखा है कि विधवा विवाह और पुनर्विवाह की भी स्वीकृति थी। ऋग्वैदिक काल में आप देख रहे हैं कि विधवा विवाह कर सकती है, जो पुनर्विवाह है वो भी हो सकता है। लेकिन इसी को हम लोग जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे ये थोड़ा सा उल्टा आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री का स्थिति था वो बहुत ही अच्छा था। मान लीजिए कि आज के युग में या फिर 10 साल पहले 100 साल पहले चले जाइए, आज तो खैर बढ़ रहा है धीरे धीरे स्त्रियों का स्थिति, जो उसमें सुधार लाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कुछ समय पहले जो है स्त्रियों का बहुत ही दयनीय स्थिति था। जब आप सती प्रथा को याद कर सकते हैं, सती प्रथा के समय स्थिति, जो स्त्री की स्थिति थी वो कैसी होगी आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस समय जो ऋग्वैदिक
काल था उस समय क्या है तो विधवा विवाह और पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। मतलब उस टाइम जो लड़कियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं, अगर वो विधवा हो जाती है तो वो फिर से विवाह कर सकती है या फिर वो चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। क्या लिखा है तीसरा पॉइंट में, तो वर्ण व्यवस्था जो जिसको हम लोग बोलते हैं जाति प्रथा। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था किस तरह से था उसको समझते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभाजन कठोर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जो विभाजन है वो कठोर नहीं था। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल जो बात हो रहा है, ऋग्वैदिक काल में ये पूरी तरह से ये विकसित नहीं था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये पूरी तरह से विकसित नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी जात देख रहे हैं, वर्ण देख रहे हैं, ये उनके कामों पर आधारित था। मतलब जो काम कर सकता है उस पर आधारित होता था। लेकिन इसी को जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वो उसके जन्म पर आधारित हो जाएगा। मतलब जिस कुल में वो जन्म लेगा या फिर जिस जाति में वो जन्म लेगा वो उसी जात का रह जाएगा। और आज के समय में जब ऋग्वैदिक काल चल रहा है, जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा होता था कि आपने जो काम किया, मान लीजिए बहुत ताकतवर है या फिर समाज की रक्षा कर सकते, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, आपको ज्ञान है, आपको चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। आप अगर कृषक है या फिर व्यापारी तो आप वैश्य कहला सकते हैं, या फिर आप सेवा कार्यों में लगे हुए तो आप शूद्र कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है तो कामों के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो ये जाति पर आधारित हो जाएगा, जन्म पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या समझते पहले इस चीज़ को, क्या लिखा है इसमें जो समाज मुख्य, जैसे कि लिखा है कि समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित है। तो ब्राह्मण यज्ञ और ज्ञान के संरक्षक थे, क्षत्रिय योद्धा और शासनकर्ता थे, वैसे जो थे वो कृषक और व्यापारी थे, और शूद्र जो थे वो सेवा कार्य करने वाले को कहा जाता था। फिर लिखा है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म के अनुसार थी। बोला जा रहा है कि इस काल में जो ऋग्वैदिक काल था इसमें क्या है तो जो वर्ण व्यवस्था वो जन्म पर आधारित नहीं था बल्कि कर्म के अनुसार थी। मतलब जो आप काम करते उस पर आधारित था। चौथा जो पॉइंट है वह मनोरंजन और त्योहार। मनोरंजन और त्योहार का क्या व्यवस्था था, तो लिखा है कि लोग संगीत, नृत्य, गायन और जुआ खेलने पर आनंद लेते थे। जुआ खेलने का आनंद लेता था उस समय। विभिन्न धार्मिक त्योहार मनाए जाते थे जिनमें सोमरस का सेवन आम था। फिर लिखा है कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक अवस्था। ऋग्वैदिक काल की जो आर्थिक अवस्था थी वो कैसी थी, तो इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। पहला पॉइंट लिखा है कृषि व्यवस्था। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कृषि मुख्य व्यवसाय था और लोग जो गेहूं और धान की खेती करते थे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कृषि व्यवस्था में, दोस्तों हम लोग बात करें कृषि व्यवस्था भी एक अर्थव्यवस्था में काम करती थी, लेकिन ये पशुपालन से कम। पशुपालन ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपेक्षाकृत किसके, कृषि के कार्य के। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है हल और बैलों का उपयोग खेती के लिए किया जाता था। फिर हम लोग जानते हैं पशुपालन को, तो पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण था और गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत ही अहम भूमिका मतलब कि बहुत ही मान्यता प्राप्त है। क्या बोला जा रहा है कि पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण था और गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। गायों की संख्या को धन का मानक माना जाता था और गतिवष्टि शब्द का अर्थ गायों के लिए युद्ध था। क्या गविष्ठी लिखा है, ठीक है, गविष्ठी शब्द का अर्थ गायों के लिए युद्ध था। मतलब गायों के लिए पहले युद्ध हुआ करता था। जो ऋग्वैदिक काल है उस समय गायों के लिए युद्ध किया जाता था। अगला पॉइंट लिखा है घोड़े, भेड़, बकरी और हाथी भी पाले जाते थे। इस समय इन सब जानवरों को भी पाला जाता था, पशुओं को पाला जाता था। तीसरा जो पॉइंट है वो व्यापार और विनिमय प्रणाली। उस समय कैसा था, तो व्यापार विनिमय प्रणाली था। एक वस्तु देना है, दूसरा वस्तु लेना, इस तरह से। पहला पॉइंट लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। दूसरा पॉइंट लिखा है मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन गायों और धातुओं का उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था। क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा मतलब उस समय नहीं चला था। पैसे का जो विकास है मतलब जो पैसे लाए गए वो कब लाए, तो 600 ईसा पूर्व के समय से चलना ये शुरू हुआ था। उस समय ऋग्वैदिक काल में पैसा के जैसा कोई चीज़ नहीं था, तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन गायों और धातुओं का उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था। जल और स्थल मार्गों से व्यापार किया जाता था। फिर हम लोग जानते हैं चौथा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक अवस्था। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक अवस्था कैसी थी उसके बारे में। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। यह एक सरल और यज्ञ प्रधान धर्म था। क्या बोला जा रहा है कि इसमें प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और यह एक सरल और यज्ञ प्रधान धर्म था। जानते हैं इसके बारे में कि किसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो प्रमुख देवता कौन कौन थे। क्या लिखा है कि लोग मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते थे और कुछ प्रमुख देवता थे, जैसे कि आपका हो गया इंद्र।
इंद्र को सबसे प्रमुख माना जाता था। और इसमें सबसे प्रमुख देवता जिन्हें वज्रधारी और सौम्य योद्धा कहा जाता था। किसको इंद्र को क्या कहा जाता था? तो वज्रधारी और सौम्य योद्धा कहा जाता था, और ये प्रमुख देवता थे इंद्र। दूसरा जो है अग्नि, यज्ञ के देवता जिन्हें संसार और देवताओं के बीच का संचार माध्यम माना जाता था। जैसे कि अग्निदेव को संचार माध्यम माना जाता था। जैसे कि आप कोई यज्ञ कर रहे हैं और अगर आप समिधा डालते या फिर यज्ञ में कोई डालते हैं तो वो सीधा कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। मतलब वो मीडिएटर का काम करता था। कौन? अग्निदेव। तीसरा पॉइंट लिखा है वरुण, जिसको न्याय और ऋतु के देवता माना जाता था। मतलब कि इसको वर्षा के देवता या फिर ऋतु के देवता को देवता माना जाता था। न्याय का देवता माना जाता था। किसको? वरुण को। चौथा आपका सूर्य, तो प्रकाश और जीवन देवता किसको? सूर्य को माना जाता था। पांचवा है सोम, सोम रस के संरक्षक देवता को सोम कहा जाता था। तो ये कुछ देवताओं की पूजा होती थी उस समय। और भी कई सारे देवता हैं जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं पर होता था। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो यज्ञ और अनुष्ठान। पहला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उस समय क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था। यज्ञ और हवन महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान थे। यज्ञ और हवन उस समय बहुत हुआ करते थे। पुरोहित यज्ञों का संचालन करते थे और लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देते थे। क्या करता था? तो पुरोहित यज्ञों का संचालन करता था और लोग देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या है? तो बलिदान दिया करते थे। तीसरा पॉइंट लिखा है आत्मा और मोक्ष का विचार। आत्मा और मोक्ष का विचार कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक काल में क्या है? तो पुनर्जन्म या मोक्ष की अवधारणा जैसा कोई चीज़ नहीं था। लोग जीवन के सुख दुख को भाग्य और देवताओं की कृपा पर निर्भर मानते थे। कोई भी सुख दुख या फिर जो भाग्य, उसको किसको? देवताओं के कृपा पर ही निर्भर मानते थे। मतलब भगवान का लिखा हुआ इस तरह से मान के चलते थे। दोस्तों, तो ये सारा आपका ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारा अवस्था था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आपका आंसर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि ऋग्वैदिक काल भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक विकास का चरण था। इस काल में राजनीतिक व्यवस्था सरल और जनपद आधारित थी। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। कृषि और पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। धार्मिक दृष्टि से यह काल प्रकृति पूजा प्रधान था और यज्ञों का विशेष महत्व था। ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं आगे चलकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का आधार बनी। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष लिखना है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जो आपका कॉलेज ग्रुप है, जो स्टडी ग्रुप है, वहाँ पर शेयर कीजिए। और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। वीडियो पर लाइक आप लोग नहीं करते, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।